द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी आनंद में होंगे और अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये मालूम है कि अपना जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब से पहले अपन लोगों ने 3 या 4 व्याख्यान ले चुके हैं और आज फाइनली हम पहुंच गए हैं संविधान के उद्देश्य कि संविधान के उद्देश्य क्या है। और जब भी आप लोग संविधान के उद्देश्य देखो तो आपके मन में एक डायग्राम बन जाना चाहिए कि संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो संविधान के उद्देश्य में यदि अपन मोटे तौर पर बात करें तो संविधान के उद्देश्य में क्या है, पहली बात तो ये कि लोग जो भारतीय नागरिक है उनको न्याय उपलब्ध करवाना, दूसरा लोगों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना, भारतीय नागरिकों में समता उपलब्ध करवाना और भारतीय लोगों में बंधुत्व का विकास करवाना। ये क्या है, संविधान के उद्देश्य हैं। तो आज अपन इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या भारतीय संविधान के उद्देश्य। भारतीय संविधान के उद्देश्य और उद्देश्य में मैंने आपको बताया क्या, एक तो नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराना, नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराना, न्याय उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। दूसरा जो संविधान का उद्देश्य है वो नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना, नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। और जो संविधान का तीसरा उद्देश्य है वो क्या है, लोगों में नागरिकों को समता उपलब्ध करवाना, समता उपलब्ध करवाना। और जो अगला संविधान का उद्देश्य है वो क्या है, बंधुत्व का विकास करना, बंधुत्व का विकास करना। ये है मोटे तौर पर भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं। भारतीय नागरिकों को न्याय उपलब्ध करवाना, उसके अलावा नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना और नागरिकों को समता उपलब्ध करवाना। और अगला जो उद्देश्य है वो क्या है, बंधुत्व का विकास करना। देखिए साथियों, जब भी अपन लोग नागरिकों को न्याय की बात करें तो भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की स्वतंत्र जो न्याय है वो उपलब्ध होगा। कौन कौन सा? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। ये बात संविधान की प्रस्तावना में हूबहू उल्लेखित है। कौन कौन से न्याय है, एक तो आपको ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय, क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको, सामाजिक न्याय, ठीक है ना। दूसरा जो न्याय है जो प्रस्तावना में उल्लेखित है वो कौन सा है, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा जो न्याय उल्लेखित है वो कौन सा है, राजनीतिक न्याय। ये आपको क्रम से याद रखना है क्योंकि एक बार ये सवाल है वो एग्जाम में पूछ लिया गया कि जो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है उनको आप क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्रम यही याद रखना है, 1 नंबर पर सामाजिक न्याय, 2 नंबर पर आर्थिक न्याय और 3 नंबर पर राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। यदि अपन बात करें सामाजिक न्याय की तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि बिना किसी भेदभाव के आप समाज में सभी लोगों को एक
जैसी मान्यता देंगे। ठीक है ना, सामाजिक न्याय ये हुआ। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को के साथ अमीर या गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनको समान अवसर है वो उपलब्ध होने चाहिए। उसके अलावा यदि अपन बात करें राजनीतिक न्याय की, तो राजनीतिक न्याय का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को शासन व्यवस्था में समान भागीदारिता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात कहेगी किसमें, राजनीतिक न्याय में। अब अपन बात करते हैं कि जो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय है उसका संविधान की प्रस्तावना में तो उल्लेख है। इसके अलावा एक और भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, कौन सा, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है, प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है, अनुच्छेद 38 में। ठीक है ना, 38 के अंदर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है वो प्रस्तावना में तो उल्लेखित है ही, उसके अलावा संविधान का अनुच्छेद है 38 जिसमें भी ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय उल्लेखित है। उसके बाद में यदि अपन बात करें 2 नंबर, आप नोट लगा करके लिख सकते हो कि जो सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है उसका डॉक्टर अंबेडकर को अग्रदूत कहा जाता है। किसका, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक न्याय का अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को। किसे कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का अग्रदूत कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं आर्थिक न्याय की। ठीक है ना, कौन से न्याय की, आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि समाज के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी अमीर और गरीब के भेदभाव के जो राज्य में संसाधन उपलब्ध है वो बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे राजनीतिक न्याय के बारे में। राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये हो गया ना। उसके अलावा अपन देखते हैं क्या कि नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना। स्वतंत्रता, देखिए जब भी संविधान के बारे में नागरिकों को उपलब्ध स्वतंत्रता की बात आती है तो बिल्कुल ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, कि संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना, कौन कौन सी वो अपन लिखते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है बिल्कुल। उसके बाद में अपन देखते हैं नागरिकों की स्वतंत्रताएं। नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता में आपको सबसे पहले देखना है कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति
विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अलावा विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है ना। देखिए, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कहाँ पे? अनुच्छेद 38 में भी उल्लेखित है। ठीक है ना। 38 में नहीं, सॉरी, विचार और अभिव्यक्ति। देखिए, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पे है? अनुच्छेद 19 के पार्ट ए, अनुच्छेद 1A में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उल्लेखित है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उल्लेखित। स्वतंत्रता उल्लेखित है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना है उसमें तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही, उसके अलावा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में भी दी गई है। ठीक है ना। और बाद में ये है धर्म की स्वतंत्रता, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, कहाँ दी गई है? किसकी? धर्म की स्वतंत्रता। कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, 25 से 28 तक। यानी धर्म की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दी गई है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं किस पर? समता पर। तीसरा जो है ना कि संविधान का उद्देश्य है कि वो भारत में नागरिकों को समता उपलब्ध करवाएगा। ठीक है ना। तीसरा कौन सा है? समता। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा की समता और एक अवसर की समता। ठीक है ना। तो आप नोट डाउन करिएगा प्लीज। समता। ठीक है ना। तो आप लिखिए कि प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। आपसे पूछे कौन कौन सी, तो 1 नंबर पे आपको ध्यान रखनी है प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा। ठीक है। और 2 नंबर पे आपको ध्यान रखनी है अवसर की समता। अब दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ये अवसर की समता है ये संविधान की प्रस्तावना में तो है, लेकिन उसके अलावा एक संविधान का अनुच्छेद है, कौन सा? अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 में भी समता, अवसर की जो समता है उसका उल्लेख किया गया है। तो आप नोट डालकर ये लिख सकते हो कि अनुच्छेद 16 व अनुच्छेद 39 में अवसर की समता का उल्लेख है। अवसर की समता का उल्लेख है। अवसर की समता का उल्लेख है। ये
कहाँ पे है, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि नागरिकों को अवसर की समता प्राप्त होगी। और अनुच्छेद के अलावा प्रस्तावना में भी ये बात उल्लेखित है। ठीक है ना। उसके बाद में एक शब्द आता है, कौन सा, बंधुत्व। बंधुत्व का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, बंधुत्व का सीधा सा मतलब ये है कि मानव है वो मानव की दृष्टि से देखेगा। यह नहीं कि ये अमीर है, गरीब है या किसी अन्य कास्ट से बिलोंग करता है। ये सब मानवीयता की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो आपको बंधुत्व का सीधा सा मतलब यही है, भाईचारा को बढ़ाना। और भाईचारा किससे बढ़ेगी? मानव की दृष्टि से जब देखा जाएगा तभी बंधुत्व को बढ़ाया जा सकता है। तो आप लिख लीजिए बंधुत्व। बंधुत्व का क्या मतलब है? मानव की दृष्टि से देखना। मानव की दृष्टि से देखना, ये क्या है? बंधुत्व है। उसके बाद में आप लोगों ने 3 शब्द और देखे थे प्रस्तावना में, कौन कौन से? एक तो अंगीकृत, उसके बाद में अधिनियमित, और नेक्स्ट जो शब्द था वो क्या था? आत्माप्रीत। ठीक है ना। देखिए, अंगीकृत का मतलब क्या हुआ? संविधान को स्वीकार करना। क्या? संविधान को स्वीकार करना। उसके बाद में अधिनियमित का मतलब ये हुआ कि संविधान को लागू करना। और जो नेक्स्ट अगला जो शब्द था वो क्या था? आत्माप्रीत का क्या मतलब हुआ? आत्माप्रीत का मतलब ये है कि संविधान को स्वयं को सौंपना, यानी संविधान है वो स्वयं को सौंपना। तो आप ये बात भी लिख लेना। किसका? एक तो शब्द है आपके सामने अंगीकृत, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अडॉप्ट। अंगीकृत यानी संविधान स्वीकार करना, संविधान स्वीकार करना। ठीक है। उसके अलावा एक शब्द है, कौन सा? अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब क्या है? संविधान लागू करना। संविधान लागू करना। और उसके बाद में जो शब्द आता है वो है आत्माप्रीत। यानी स्वयं को संविधान सौंपना। स्वयं को संविधान सौंपना। ये जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत जो शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है वो हूबहू आपके सामने लिख दिए गए हैं। एक बार आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके अलग अलग विचार रहे हैं, अलग अलग कथन रहे हैं। और उसके अलावा संविधान के कुछ ऐसे सदस्य भी रहे हैं जो संविधान की प्रस्तावना में कुछ अलग से प्रस्ताव रख रहे थे कि इनके लिए अलग से बातें जोड़ने के लिए। कुछ कह रहे हैं कि इस प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाए, कुछ कह रहे हैं महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। इन सभी की अपन लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि अपन बात करें कथन के बारे में तो सबसे पहले नाम आता है किसका? भार्गव दास का। किसका? भार्गव दास। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विभिन्न कथन। और 1 नंबर पर नाम लिख लीजिए
भार्गव दास, भार्गव दास। ठीक है ना। पहली बात तो ये कि भार्गव दास ने प्रस्तावना को किन किन नामों से पुकारा है, तो वो अपन देखेंगे कि प्रस्तावना को भार्गव दास ने क्या कहा, क्या कहा कि यह संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ये बात किसने कही, भार्गव दास ने। ठीक है। दोनों में क्या कहा भार्गव दास ने कि ये संविधान का क्या है, आभूषण है। कौन, प्रस्तावना। तो लिख लीजिए कि प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का आभूषण है, संविधान का आभूषण है। उसके अलावा 3 नंबर क्या कहा भार्गव दास ने प्रस्तावना को कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा है। ये कथन किनके है प्रस्तावना के बारे में, भार्गव दास के, कि प्रस्तावना है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके अलावा जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है और संविधान का आभूषण है। यह बात किसने कही है, भार्गव दास ने। दूसरे एक व्यक्ति का नाम आता है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, जन्म कुंडली। तो आप ये भी लिख लीजिए, कौन, के.एम. मुंशी। दूसरे जो व्यक्ति है वो कौन है, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्या कहा है, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली कहा है। ठीक है ना। उसके बाद में यदि आपको मालूम है तो मैंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में एक व्यक्ति था, कौन, न्यायाधीश, जो कौन, केशवानंद भारती की ओर से पैरवी कर रहे थे, कौन, नानी पालरीवाला। नानी पालरीवाला है, उसने भी प्रस्तावना के बारे में एक बात बोली है, क्या, कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, कि संविधान का परिचय पत्र है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए, कौन, नानी पालरीवाला। नानी पालरीवाला, इसने कहा है, क्या कहा है, कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। ये बात किसने कही है, नानी पालरीवाला ने। ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में एक संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, कौन, शिवनलाल सक्सेना। कौन, शिवनलाल सक्सेना। शिवनलाल सक्सेना ने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा से ये अपील की कि प्रस्तावना के अंदर महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। कौन सा शब्द, महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। तो ये भी आप लिख लीजिए कि कौन, शिवनलाल सक्सेना, शिवनलाल सक्सेना।
प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में क्या कहा कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए, ठीक है ना। शिवलाल सक्सेना है वो संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखते हैं और इस प्रस्ताव के माध्यम से ये अपील करते हैं कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द है वो जोड़ा जाए। उसके बाद में एक शब्द आता है, कौन सा? ईश्वर। किसने रखा ये प्रस्ताव? HV कामत ने। HV कामत है वो भी संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाते हैं और कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ा जाए। कौन सा शब्द? HV कामत ने क्या कहा? एक प्रस्ताव रखा और कहा कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द, प्रस्तावना के अंदर में ईश्वर शब्द जोड़ा जाए, ईश्वर शब्द जोड़ा जाए। ये आपको ध्यान रखना है। HV कामत ये प्रस्ताव रखते हैं प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में एक और शब्द जोड़ा जाना चाहिए। कौन सा? ईश्वर शब्द, ठीक है ना। और ये हैं आप लोगों का भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो टॉपिक आज यहीं से कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे जो अगला अपना व्याख्यान होने वाला है, उसमें अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक अपन लोगों को स्टार्ट करना है, आपका वेलकम रहेगा। और मुझे लगता है कि इस व्याख्यान में लगभग बातें पूरी की है अपन लोगों ने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।